हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग समावेशी शिक्षा का 2017 का पेपर देखेंगे। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है आप लोग सब सारे पेपर को अच्छे से सॉल्व करके अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल जाते हैं। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी टेट हो, सी टेट, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सर भी आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे हैं और मैं भी कराऊंगी। ठीक है, हम लोग एक एक करके सारे प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग का अच्छा मार्क्स आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये है समावेशी शिक्षा का 2017 का पेपर। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया आपके एग्ज़ाम में। ब्रेल लिपि उपयोगी है। जो ब्रेल लिपि होता है वो किसके लिए उपयोगी है। पहला ऑप्शन है हमारा दृष्टिबाधित बालकों के लिए। सेकंड ऑप्शन है हमारा श्रवण बाधित बालकों के लिए। थर्ड ऑप्शन है हमारा अस्थि बाधित बालकों के लिए। और डी ऑप्शन है हमारा उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए जो ब्रेन लिपि होता है वो दृष्टिबाधित बालकों के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि ये जो ब्रेन लिपि होता है इसमें जो अक्षर होते हैं वो उभार कर लिखे गए होते हैं ताकि बच्चे उसको स्पर्श करके उसको छू करके पढ़ सके। ठीक है, तो ये किसके लिए होता है, दृष्टिबाधित बालकों के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पिछड़े बालकों की पहचान हेतु परीक्षण है। जो पिछड़े बालक होते हैं उनके पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। पहला ऑप्शन है सामान्य बुद्धि परीक्षण। दूसरा ऑप्शन है मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। तीसरा ऑप्शन है नैदानिक परीक्षण। और चौथा ऑप्शन है हमारा उपर्युक्त सभी। देखिए जो पिछड़े बालक होते हैं उनका हम लोग IQ लेवल चेक करेंगे कि वो सामान्य बच्चों की तरह है कि नहीं। ठीक है, तो जो पिछड़े बालक होते हैं उनका IQ जो होता है वो सामान्य बच्चों से थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, और हम लोग मानकीकृत उपलब्धि की परीक्षण भी करते हैं और नैदानिक परीक्षण भी करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, सेकंड का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये सारे परीक्षण हम लोग पिछड़े बालकों के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वंचित होना निम्न स्तरीय दशा या अलगाव को घोषित करता है। जैसे कि जो अपवंचक बालक होते हैं वह निम्न स्तरीय अलगाव को घोषित करता है, जो कि कुछ व्यक्तियों में उनके समाज के लिए उनके सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। यह कथन किसका है। देखिए ये मैंने आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि जो अपवंचित बालक होते हैं, जो अपवंचित बालक होना निम्न स्तरीय दशा जीवन दशा या अलगाव को घोषित करता है, जो कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की संस्कृति उपलब्धि में भाग लेने से रोक देता है। देखिए यह कथन किसने कहा था, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी वॉलमैन ने। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि यह कथन किसका है, वॉलमैन का। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी वॉलमैन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा BN दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है। BN दास के अनुसार इसमें से कौन सा वंचित बालकों के लिए लक्षण नहीं है। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन है हमारा उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि। दूसरा ऑप्शन है हमारा बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास। तीसरा ऑप्शन है हमारा शैक्षिक उपलब्धि में क्रमिक ह्रास। और चौथा ऑप्शन है हमारा जीवन का अपरिपक्व में समापन। देखिए जो वंचित बालक होते हैं वो पहले इसको समझिए, वंचित बालक होते कौन है, जो अपने प्रगति के लिए अपने विकास के लिए उनको समाज से, उनके घर परिवार से या कहीं से भी उनको अपने विकास के लिए जो सुविधाएं ज़रूरी होती है वो नहीं मिल पाती, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वंचित बालक बोलते हैं। तो वंचित बालक जो होते हैं वह शैक्षिक जीवन में अपरिपक्व रूप में समापन। वो क्या, जैसे कि अगर कोई बच्चा अपने विकास के लिए सुविधा से वंचित हो जा रहा है तो उसका विकास अच्छे से नहीं होगा, तो बच्चा क्या रहेगा, अपरिपक्व। उसका जीवन मतलब उसको कुछ भी चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आएगी, इमेच्योरिटी रहेगी उसके अंदर। ठीक है, मेच्योरिटी अच्छे से नहीं आएगी किसी चीज़ को समझने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए।
और सी ऑप्शन हमारा शैक्षिक उपलब्धि में क्रमिक ह्रास। देखिए जो बच्चा अपने विकास के लिए उसको, जैसे कि कोई छोटा सा बच्चा उसको प्रॉपर बुक कॉपी वगैरह नहीं मिल पा रहा है, जिससे वो रेगुलर स्कूल नहीं जा पा रहे, तो उसके शैक्षिक उपलब्धि में तो कमी आएगी ही। तो इसका ऑप्शन ये भी सही है, ये भी सही है। और बी ऑप्शन हमारा बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास। देखिए जो बच्चा अगर प्रॉपर तरीके से स्कूल नहीं आ पाएगा, उसको सारी चीज़ें नहीं मिल पाएगी, तो उसके जो माइंड का विकास होगा वो सामान्य बच्चों की तुलना में उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये भी क्या है हमारा वंचित बालक का मतलब हम लोग लक्षण इसको समझ सकते हैं। लेकिन इसमें क्या पूछा है कि इसमें कौन सा लक्षण वंचित बालक का नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों तो लक्षण है, लेकिन जो पहला ऑप्शन है उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि। देखिए जो बच्चा सुविधा से वंचित हो जाएगा उसको उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि कैसे मिल पाएगी, कैसे उसको शिक्षा की उपलब्धि मिल पाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, नहीं पूछा है, ठीक है। ये समझ में आ गया आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बाल अपराधी बालक के उपचार की विधि क्या है। देखिए जो बच्चे होते हैं वो अपराध के मार्ग पे चले जाते हैं, उनके उपचार के लिए हमें कौन कौन सी विधि उनके उपचार के लिए है, ठीक है। पहला है हमारा मनोविश्लेषण विधि, सेकंड ऑप्शन है हमारा मनोवैज्ञानिक विधि, तीसरा ऑप्शन है हमारा परिवीक्षण विधि और चौथा ऑप्शन है हमारा उपर्युक्त सभी। देखिए जो बाल अपराधी बालक होते हैं उनके उपचार के लिए ये चारों विधि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, समझ में आ गया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पाँचवें का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं है, इनमें से कौन से बालक हैं जो विशिष्ट वर्ग के नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रतिभाशाली, सेकंड है पिछड़े बालक, थर्ड है सामान्य बालक और डी है हमारा विकलांग बालक। देखिए पहला और दूसरा और चौथा ये तो हमारा विशिष्ट बालक का प्रकार ही होता है, क्योंकि जो विशिष्ट बालक होते हैं उसमें प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं, पिछड़े बालक भी आते हैं, विकलांग बालक भी आते हैं और जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं वो भी आते हैं। लेकिन जो सामान्य बालक हैं ये विशिष्ट बालक के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है, मनोविश्लेषण विधि के जनक कौन है। किसको हम लोग बोलते हैं मनोविश्लेषण विधि के जनक। देखिए ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपी टेट में भी पूछा गया है और बहुत बार पूछा गया कि मनोविश्लेषण विधि के जनक कौन है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रायड। जो फ्रायड है इनको मनोविश्लेषणवाद का जनक कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मनोविश्लेषण के जनक कौन है, फ्रायड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रतिभाशाली बालकों हेतु शिक्षण विधि है, इसमें से कौन सा विधि प्रतिभाशाली बालकों के लिए। पहला ऑप्शन है गतिवर्धन, सेकेंड ऑप्शन है संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं जैसे कि उनके लिए कोई विशेष पाठ्यक्रम का आयोजन किया जाए या विशिष्ट कक्षाएं। तो देखिए जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके लिए गतिवर्धन, संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम, जैसे बच्चा जिस सब्जेक्ट में रुचि रख रहा है उसके अनुसार बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड की जाए, विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन किया जाए। ये सब प्रतिभाशाली बालकों के लिए सारी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, उपर्युक्त सभी। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके लिए विशेष कक्षाएं भी होनी चाहिए। बच्चा प्रतिभाशाली जो बच्चा होता है चीज़ों को जल्दी जल्दी सीखता है, तो उस हिसाब से बच्चे का पाठ्यक्रम भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है प्रतिभाशाली बालक के शिक्षण के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धिलाब्धि कितनी होती है। देखिए जो यहाँ सामान्य बालक पूछा है, जो सामान्य बालक होते हैं टर्मन के अनुसार उनकी बुद्धिलाब्धि कितनी होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 90 से 110। देखिए 2 क्वेश्चन आपके हर एक ईयर में, हर एक प्रीवियस पेपर में पूछा गया है। एक प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धिलाब्धि कितनी होती है, सेकंड सामान्य बालकों की बुद्धिलाब्धि कितनी है। तो इसको इन दोनों को आप अच्छे से याद करके रखिएगा। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी बुद्धिलाब्धि 140 टर्मन के अनुसार और सामान्य बालकों की बुद्धिलाब्धि 90 से 110 के बीच होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा CAT परीक्षण। देखिए जो CAT परीक्षण, देखिए जो CAT परीक्षण होता है ना वो बच्चों के लिए होता है। एक होता है TAT परीक्षण, एक क्या होता है
एक हमारा होता है टीएटी परीक्षण। देखिए टीएटी परीक्षण जो होता है ना वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए होता है, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है उसको जांच करने के लिए होता है टीएटी परीक्षण। इसको भी आप लोग याद रखिए रहिएगा। जैसे पूछेगा टीएटी परीक्षण किसके लिए होता है, तो ये किसके लिए होता है, व्यक्ति के लिए होता है, किसी व्यक्ति के लिए होता है। और जो सीएटी परीक्षण होता है वो बच्चों के लिए होता है, ठीक है। देखिए सीएटी परीक्षण क्या होता है, जैसे कि अब इसमें ये बताया गया था सीएटी परीक्षण इसलिए होता है कि आज जैसे कोई छोटा बच्चा है वो जो कुछ भी बोलता है उसके मुंह से जो भी चीज़ें अचानक से निकलती है वो क्या होती है, वो अक्सर सत्य होती है। जैसे अगर आपको किसी चीज़ के लिए झूठ बोलना है तो आप क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा सोचेंगे ना किस प्रकार इस चीज़ को झूठ बोले। लेकिन अगर आपके मुख से कोई भी चीज़ अचानक से निकल जाती है तो क्या होता है, अधिकतर सत्य होता है। तो जो सीएटी परीक्षण होता है वो बच्चों के लिए होता है। अगर आपको एग्ज़ाम में अगर पूछे टीएटी परीक्षण क्या होता है, किसके लिए होता है, तो टीएटी परीक्षण जो होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए होता है, ठीक है। और सीएटी परीक्षण किसके लिए किया जाता है, सीएटी परीक्षण बच्चों के लिए किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। देखिए ये क्वेश्चन टेट में भी पूछा गया है, इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो मनोविज्ञान शाला है वो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में स्थित है, ठीक है। इलाहाबाद मतलब प्रयागराज में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एवं सामंजस्य के लिए दी जाने वाली सहायता निर्देशन है, यह कथन किसका है। देखिए यह कौन बताया था कि जो व्यक्ति की बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एवं सामंजस्य के लिए दी जाने वाली सहायता निर्देशन है, ठीक है। तो इसको कहा है, यह कथन किसका है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थर जे जोन्स का, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, आर्थर जे जोन्स का, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको। थर्ड है हमारा, निर्देशन का प्रकार नहीं है। देखिए इसमें नहीं पूछा गया, ठीक है। ये नहीं वाले क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ा कीजिए, कहाँ पे नहीं पूछा गया है। पहला ऑप्शन हमारा शैक्षिक निर्देशन, दूसरा है लिखित निर्देशन, तीसरा है व्यक्तित्व निर्देशन और चौथा व्यावसायिक निर्देशन। देखिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, लिखित निर्देशन। आप किसी को निर्देश दे रहे हैं, किसी को गाइड कर रहे हैं तो लिख के तो गाइड नहीं करेंगे ना कि मैं तुमको इतना पेज लिख के दे रहा हूँ, तुमको इस प्रकार गाइड कर रहा हूँ। तो ये क्या है, ये नहीं है निर्देशन। आप अगर किसी को निर्देश कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं तो उसको व्यक्तिगत किसी को समस्या है तो उसको गाइड कर सकते हैं। शैक्षिक रूप से किसी को प्रॉब्लम है तो उसको गाइड कर सकते हैं। किसी को व्यावसायिक रूप से प्रॉब्लम है, उसके व्यवसाय में कोई प्रॉब्लम है तो उसको गाइड कर सकते हैं। लेकिन लिखित निर्देशन ये तो गलत है ना, ठीक है। ये निर्देशन का प्रकार नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लिखित निर्देशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए। देखिए जो निर्देशन है उसका और परामर्श का कार्य प्रारंभ होना चाहिए। पहला ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर, बी ऑप्शन है उच्च प्राथमिक स्तर पर, सी ऑप्शन है माध्यमिक स्तर पर, डी ऑप्शन है विद्यालय स्तर पर। देखिए अगर कोई प्राथमिक स्कूल का बच्चा, प्राथमिक क्लास का बच्चा है, जैसे बहुत छोटा बच्चा है, तो आप उसको निर्देश और परामर्श देंगे तो चीज़ें उतने अच्छे से बच्चे समझे। बच्चा तो छोटा है, उसको तो क्या आप ये थोड़ी नहीं बोल सकते हैं कि तुम ये किताबें अभी से पढ़ो या फिर मैथ पढ़ो या तुमको इंजीनियर बनना तो ये करो वो करो। तो ये क्या हो, जैसे कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे में जब थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, बच्चा चीज़ों को जब थोड़ा सीरियसली देखने लगता है तब आप उसको सही गाइड कर सकते हैं सही दिशा में जाने के लिए। छोटा बच्चा है, क्लास फर्स्ट का बच्चा या LKG UKG का, वो तो क्या करेगा, खेलने में बिजी रहेगा, आपकी बातों को उतने अच्छे से सुनेगा नहीं। तो ये इसका आंसर क्या होना चाहिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर निर्देश तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए। कहाँ से, उच्च प्राथमिक स्तर से, ताकि बच्चा आप जो भी उसको सलाह दे, आप जो भी गाइड करें उसको, वो उस चीज़ को सीरियसली ध्यान देकर सुने और उसको समझे और अपने जीवन में उपयोग करे। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, उच्च प्राथमिक स्तर पर निर्देश तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए उच्च प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परामर्श से संबंधित उपकरण है। देखिए परामर्श से संबंधित कौन सा उपकरण है, पहला है संचित अभिलेख, सेकंड है हमारा साक्षरता, थर्ड है हमारा आत्मकथा एवं निरीक्षण और फोर्थ है हमारा उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है,
पहला क्वेश्चन है हमारा, समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं? समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं? देखिए, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें प्रत्येक बालक को, चाहे वह विशिष्ट हो या सामान्य, बिना किसी भेदभाव के साथ एक ही विद्यालय में सभी आवश्यक तकनीकों व सामग्रियों के साथ उनकी सीखने और सिखाने की आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए। देखिए, समावेशी शिक्षा जिसमें सामान्य बालक हैं और उनके साथ विशिष्ट बालकों को भी एक ही क्लास में बैठा के सामान्य रूप से सभी को शिक्षा देना ही क्या है, हमारी समावेशी शिक्षा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ये मैंने आपको कितनी बार बता चुके हैं कि हम समावेशी शिक्षा क्या है। जैसे कि आप एक क्लास में सारे बच्चे हैं, उसमें सामान्य बच्चे भी हैं, विशिष्ट बच्चे भी हैं, सबको बैठाकर एक ही टीचर द्वारा पढ़ाया जाता है, जो सामान्य रूप से सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, वही क्या है, हमारी समावेशी शिक्षा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपवंचित बालकों से क्या अभिप्राय है? अपवंचित बालक किसे कहते हैं? वंचित बालक विशिष्ट बालकों की ही एक श्रेणी है जिसकी उत्पत्ति सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विषमताओं के कारण होती है। निरंतर वैज्ञानिक, तकनीकी तथा आर्थिक प्रगति के बावजूद हमारे समाज में विभिन्न वर्ग में बहुत असमानता विद्यमान है। एक वर्ग में बहुत से संपन्न तो दूसरे वर्ग में ही विपन्न है। दूसरे वर्ग के बालक अनेक प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। इन सुविधाओं की कमी के कारण उनका विकास सामान्य बालकों की तरह नहीं हो पाता है एवं उनका विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं? अपवंचित बालक बोलते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा, जैसे स्टेशन पे जाते हैं कहीं भी, तो देखते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वो स्कूल भी नहीं जाते हैं क्योंकि उनको वो सुविधाएं नहीं प्राप्त है। ठीक है, उनको अपने विकास के लिए क्या, उनको ठीक से खाना नहीं मिल पा रहा है, जितना उनको खाना चाहिए, जितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, और बच्चों की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब होती है कि बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से बुक्स कॉपी नहीं मिल पाते। तो क्या बालक अपने विकास के लिए क्या हो गया, वंचित हो गया ना, सारी सुविधाओं से, बहुत सारी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवंचित बालक। जो बालक अपने विकास, अपने प्रगति हेतु निम्न सुविधाएं उसको प्राप्त न हो, जिस बालक को अपने विकास के लिए, तो वो बालक अपवंचित बालक कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे बालक जिनको अपने विकास एवं प्रगति हेतु निम्न सुविधाएं भी प्राप्त न हो, वो सामाजिक रूप से भी हो सकती है, आर्थिक रूप से भी हो सकती है, सांस्कृतिक रूप से भी, वो बालक क्या कहलाते हैं? अपवंचित बालक कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लाब्धि कितनी होती है? देखिए, प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनकी बुद्धि लाब्धि कितनी होती है? प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लाब्धि 120 से अधिक होती है। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि जैसे जो सामान्य बालक होते हैं उनकी 90 से कितनी होती है? 110 होती है। लेकिन जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी बुद्धि लाब्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है, 120 से अधिक। ठीक है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार जिनकी बुद्धि लाब्धि 120 से ऊपर होती है वे प्रतिभाशाली बालक होते हैं। कुछ प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लाब्धि 180 से 190 भी हो सकती है, जो सामान्य बालकों से बहुत ही आगे होते हैं। देखिए, अब जिसका बुद्धि लाब्धि बहुत ज़्यादा हो तो वो सामान्य बालकों से बहुत आगे तो रहेगा, उसको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, जो पढ़ेंगे सारे चीज़ें अच्छे से, वो को नए चीज़ों का आविष्कार करेंगे, तो क्या करेंगे, सामान्य बच्चों के तुलना में आगे, बहुत आगे रहेंगे। ठीक है, यहाँ पूछा है प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लाब्धि कितनी होती है? जिनकी 120 से ऊपर बुद्धि लाब्धि होती है वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? और अगर टर्मन के अनुसार पूछे तो प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लाब्धि कितनी होती है? 140 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए? जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं उनको किस प्रकार शिक्षा देनी चाहिए? बड़े विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में कम से कम एक बालक कम देखने वाला होता है। ऐसी अवस्था में सबसे पहले प्राथमिक श्रेणियों के विद्यार्थी के लिए शिक्षा का आयोजन करना चाहिए। दृष्टिबाधित बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान निम्न प्रकार से दी जा सकती है। पहला है हमारा, वर्तमान समय में ऐसी सहकारिता योजना का विकास किया जाए जिसके द्वारा कम देखने वाले बालक अपने कार्य
को विशेष कक्षा में विशेष शिक्षक के अंतर्गत करते हैं। देखिए, जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं उनके लिए एक सहकारिता योजना करना चाहिए। जैसे कि बच्चे को कोई अगर बच्चा कम देख रहा है तो उसके लिए कोई ट्रेंड टीचर होना चाहिए जो उसको पढ़ा सके अच्छे से, ठीक है। तो जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं और मंदबुद्धि बालक होते हैं उनके लिए ट्रेंड टीचर होते हैं ताकि वो उनकी शिक्षा कैसे हो, अच्छी से हो, ठीक है। देखिए, सेकंड है हमारा, बालक के स्वास्थ्य तथा शिक्षा का उत्तरदायित्व अधीक्षक, प्रधानाध्यापक, अध्यापक तथा विशेष स्वास्थ्य सेवा अध्यापक एवं बालक के माता पिता को आपसी सहयोग के माध्यम से करना चाहिए। जैसे बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, उसके हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो जो प्रधानाध्यापक होते हैं या जो टीचर्स होता है या जो बच्चे के माता पिता होते हैं सबको डिस्कस करना चाहिए एक साथ मिलके कि बच्चों को किस प्रकार से किस डॉक्टर को अच्छे से दिखाया जाए ताकि उसकी प्रॉब्लम जो भी हो, जैसे कुछ आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक होते हैं तो वो उत्तल लेंस की सहायता से चीज़ों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, तो उनको उस प्रकार से उत्तल लेंस का चश्मा देना चाहिए। तो जिस बच्चे को जिस प्रकार की नीड है, जिस चीज़ की आवश्यकता है उसके अनुसार उसको पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। अगर बच्चा पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित है तो उसको ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए, उसके लिए ट्रेंड टीचर होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा दृष्टि बालकों के लिए शिक्षा, ठीक है। जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं उनको किस प्रकार शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धिलाब्धि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक है। देखिए, बुद्धिलाब्धि IQ क्या है, जैसे हम सब लोग तो बहुत बोलते रहते हैं तुम्हारा IQ कितना है, ऐसे वैसे IQ क्या, तो ये IQ क्या होता है, बुद्धिलाब्धि क्या होता है, ठीक है, उसको हम लोग जानेंगे। बुद्धि परीक्षण से बुद्धिलाब्धि आंकी जाती है। बुद्धिलाब्धि के विचार का सबसे पहला प्रयोग सन 1916 में स्टैनफोर्ड विने ने परीक्षण किया था। देखिए, ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे पहले बुद्धि परीक्षण कौन किया था, तो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण कौन किए थे, विने साहब, ठीक है। साइमन और विने दो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया था। बुद्धिलाब्धि मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के बीच का अनुपात है। बुद्धिलाब्धि व्यक्ति की सामान्य योग्यता का विकास की गति को निर्धारित करती है। देखिए, अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे कि बुद्धिलाब्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, उसका परीक्षण कौन किया था सबसे पहले, तो स्टैनफोर्ड विने, ठीक है, लगा के आइएगा। ये क्या बोले थे कि जो IQ होता है, IQ बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ठीक है। और इसी में अगर इंटू 100 कर देते हैं तो किसका हो जाएगा, वो टर्मन का हो जाएगा, ठीक है। जो विने थे वो 100 इंटू 100 नहीं किए थे, ठीक है, बस इतना बताए थे कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु के बीच का अनुपात होता है IQ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। जैसे एक उदाहरण से समझिए, यदि किसी की बुद्धि परीक्षा में 14 वर्ष के बालक का निर्धारित औसत मान 75 है तो जिस बालक का इस परीक्षा में औसत मान 75 आएगा उसकी मानसिक आयु 14 वर्ष मानी जाएगी, फिर चाहे वह बालक वास्तविक आयु 13 वर्ष ही क्यों ना हो। देखिए, अगर किसी बच्चा का औसत मान 75 आ रहा है, ठीक है, तो उस बच्चे को हम लोग क्या मानेंगे कि बच्चा 14 वर्ष का है। देखिए, 14 वर्ष के बालकों का एक निर्धारित किया गया है औसत मान 75। अगर किसी बच्चे का आप बुद्धि परीक्षण कर रहे हैं और उसका औसत मान 75 आ रहा है तो आप उसको 14 वर्ष के बच्चे के बुद्धि से तुलना करेंगे। एक बच्चा हो सकता है 14 वर्ष का, चाहे बच्चा 12 वर्ष का ही क्यों ना हो, चाहे वो बच्चा 13 वर्ष का क्यों ना हो, लेकिन उसको काउंट किया जाएगा किसमें कि बच्चा क्या है, 14 वर्ष के बालक के बराबर है, उसका बुद्धिलाब्धि 14 वर्ष के बालक के बराबर है, ठीक है। समझ में आ गया सबको बुद्धिलाब्धि क्या होता है। और इसको सबसे पहले इस पे परीक्षण किसने किया था, तो साइमन और विने, ठीक है, विने साहब। साइमन भी थे, दोनों लोग साथ में मिलके किए थे, तो कहीं कहीं पूछता है तो साइमन और विने साथ साथ ऑप्शन में दिया रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशिष्ट बालकों की 2 विशेषताएं बताइए। जो विशिष्ट बालक होते हैं उनकी 2 विशेषताएं बताइए, ठीक है। तो विविध आवश्यकता वाले बालकों की प्रकृति एवं विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है हमारा, विविध आवश्यकता वाले बालक अन्य सामान्य या औसत स्तर के बालकों से अलग होते हैं। जो विशिष्ट बालक होते हैं वो सामान्य बालकों से तो अलग होते ही हैं, सामान्य बालकों से अलग हैं तभी तो विशिष्ट हैं, ठीक है। सेकंड हमारा, ये प्राय विलक्षण
प्रतिभा, असाधारण एवं भिन्नता का व्यवहार करते हैं। जैसे कि इसमें प्रतिभाशाली बालक भी आ सकते हैं, मानसिक रूप से पिछड़े बालक भी आ सकते हैं, उनकी बुद्धि लाब्धि जो है सामान्य बालकों से भिन्न है, ठीक है। थर्ड है हमारा, यह भिन्नता सकारात्मक या नकारात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। देखिए, या हो सकता है कि बच्चा जो हो उसका IQ जो हो वो 140 हो, बच्चा प्रतिभाशाली हो सकता है बच्चे की IQ जो है वो एक जो सामान्य बच्चा होता है उससे कम हो, तो बच्चा क्या कहलाएगा, मंदबुद्धि बालक कहलाएगा। तो ये नकारात्मक सकारात्मक दोनों प्रकार से बच्चे क्या हो सकते हैं, भिन्न हो सकते हैं सामान्य बच्चों से, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन हमारा, विविध आवश्यकता के कारण इन बालकों को अपने वातावरण से समायोजन स्थापित करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, जो सामान्य बच्चे हैं वे अपने वातावरण में आसानी से समायोजित हो जाते हैं, लेकिन जो विशिष्ट प्रकार के बालक हैं, जैसे आपका हो गया पिछड़ा बालक हो गया, तो या फिर मंदबुद्धि का बालक हो गया, या फिर शारीरिक रूप से जो अक्षम बालक होते हैं, वो क्या करते हैं, वातावरण में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते, उनको समस्याएं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सृजनात्मक बालकों की पहचान हेतु किए जाने वाले किन्हीं 2 परीक्षण का उल्लेख कीजिए। देखिए, सृजनात्मक जो बालक होते हैं उनके पहचान के लिए हम लोग कौन सा परीक्षण करेंगे, ठीक है। पहला है हमारा, देखिए, सृजनात्मक बालकों की पहचान हेतु किए जाने वाले निम्नलिखित परीक्षण है। पहला है हमारा सृजनात्मक परीक्षण, सेकंड है हमारा चित्र पूर्ति परीक्षण, थर्ड है हमारा PIT परीक्षण जिसको प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट टास्क कहते हैं, ठीक है। फोर्थ हमारा वृत्त परीक्षण या सर्किल टेस्ट, या फिर वृत्त में चित्र बनाना, ठीक है। जैसे गोला वृत्त है उसमें क्या बच्चे जैसे वृत्त में चित्र बना के, ठीक है। ये सब क्या है हमारा सृजनात्मक बालकों की पहचान के लिए हम लोग ये सारी परीक्षण करते हैं, ठीक है। और लास्ट है हमारा अनुपयोगी वस्तुओं जैसे टीन के डब्बे, बोतल आदि से संस्थापन, ठीक है। इन सब से हम लोग सृजनात्मक बालकों की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शैक्षिक पिछड़ेपन के 2 प्रमुख कारण लिखिए। जिस प्रकार बच्चा शिक्षा के रूप में पिछड़ जाता है उसके 2 प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं, ठीक है। पहला है हमारा निम्न बौद्धिक स्तर, जैसे बच्चे का IQ क्या है, कम है। बर्ट के अनुसार जो बालक शैक्षिक रूप से मंदित होते हैं वह पिछड़े बालक की श्रेणी में आते हैं। इन बालकों की शैक्षिक लाब्धि 85 से कम होती है। देखिए, अब जिस बच्चे का बुद्धि लाब्धि है वो कम है, सामान्य बच्चों से कम है, तो क्या करेगा, चीज़ों को धीरे धीरे सीखेगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं सीख सकता है, लेकिन चीज़ों को बहुत धीरे, आप एक बार बताएंगे उसको समझ में नहीं आएगा, आपको कई बार बताना पड़ेगा। तो बच्चा क्या होता है, शैक्षिक रूप से पिछड़ जाता है, ठीक है। जैसे अपने क्लास में फेल हो जाता है, चीज़ों को बार बार पढ़ता है, बहुत बार पढ़ता है, तब जाके आप उसको कोई भी एक सिंपल सा चीज़ समझाएंगे तो उसको बहुत बार समझाना पड़ता है, तब जाके उसको समझ में आता है। तो इस प्रकार बच्चा शैक्षिक रूप से पिछड़ जाता है, ठीक है। सेकंड है स्कूल का वातावरण। देखिए, स्कूल में छात्र की अनुपस्थिति, शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता, स्कूल में पुस्तकालय व प्रयोगशाला जैसी सुविधाएं का अभाव, अध्यापक का अस्नेहपूर्ण व्यवहार, मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का अभाव, खेल कूद एवं सहगामी क्रियाओं का अभाव आदि सभी कारण बच्चे में पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी कारक माने जाते हैं। देखिए, अगर स्कूल में बच्चा ठीक तरीके से आ नहीं रहा, बच्चा रेगुलर स्कूल नहीं आ रहा, तो ऐसे ही बच्चा पिछड़ जाएगा। तो शैक्षिक रूप से तो बच्चा ऐसे ही पिछड़ गया। या फिर टीचर अगर किसी स्कूल में जो पहले आप लोगों ने न्यूज़ में बहुत देखा है कि जो प्राइमरी स्कूल के टीचर है उनको इसकी स्पेलिंग नहीं आती है, उनको चीज़ें से अच्छे से नहीं पता है। तो अगर जब टीचर को ये चीज़ें अच्छे से नहीं पता है तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा। और थर्ड है हमारा, अगर स्कूल का वातावरण ठीक से नहीं है, लाइब्रेरी वगैरह नहीं है, या फिर बच्चे को जो सुविधाएँ चाहिए, खेल कूद, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो छोटे बच्चे खेल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो अगर ये सारी सुविधाएँ विद्यालय में नहीं है तो बच्चा ये भी पिछड़ेपन का कारक हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? ठीक है, जो समस्यात्मक बालक होते हैं किसे कहते हैं? समस्यात्मक बालक से तात्पर्य उन बालकों से है जो परिवार एवं कक्षा विद्यालय में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते हैं। ऐसे बालक का व्यवहार अन्य सामान्य बालकों से भिन्न होता है। प्रायः वे वातावरण के साथ स्वयं को समायोजित नहीं कर पाते। ऐसे बालक अपने अध्यापक के लिए समस्या बन जाते हैं। समस्यात्मक बालक अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे चोरी करने वाला बालक, क्रोध करने वाला, झूठ बोलने वाला बालक, गृह कार्य न करने वाला बालक, कक्षा में देर से आने वाला बालक एवं विद्यालय से भाग जाने वाला बालक। देखिए, जो समस्यात्मक बालक होते हैं वो परिवार के लिए, विद्यालय, देखिए जो बच्चे, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं वो बात बात में झूठ बोलते हैं, डेली स्कूल नहीं आते हैं, कभी थोड़ा सा स्कूल में 1-2 क्लास किए हैं फिर भाग जाते हैं, चोरी करते हैं, बात बात पे गुस्सा करते हैं। तो ये सब क्या बच्चे जो होते हैं ये समस्यात्मक बालक होते हैं। अध्यापक के लिए भी, जैसे कि आप, कोई बच्चा है डेली स्कूल नहीं आ रहा, आप उससे पूछें क्यों नहीं आ रहे हो तो झूठ झूठ बहाना दे रहा, ये उसका रेगुलर का हो गया। तो ये सारे बच्चे क्या होंगे, टीचर्स के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक से स्कूल नहीं आते हैं, ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये क्या है, बच्चे समस्यात्मक बालक हैं। जैसे चोरी करते हैं, आप चोरी कर रहे हैं तो उसके परिवार वाले भी गुस्सा करेंगे, उस पर डांटेंगे वोटेंगे, तो परिवार के लिए भी समस्या बन जाते हैं और टीचर्स के लिए भी। ठीक है, तो ऐसे बालक को हम लोग क्या बोलते हैं, समस्यात्मक बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल अपराध को रोकने हेतु 2 उपाय लिखिए। देखिए, बाल अपराध को हम लोग किस प्रकार रोक सकते हैं, उसके 2 उपाय बताइए। ठीक है, बाल अपराध के निवारण या रोकने के लिए परिवार, विद्यालय, समाज और राज्य अनेक महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। पहला है हमारा निरीक्षण। अभिभावक को प्रतिदिन कुछ समय बालकों के साथ व्यतीत करना चाहिए तथा उनकी गतिविधियों का निरीक्षण करना चाहिए एवं आवश्यकता पड़ने पर उन्हें परामर्श देना चाहिए। देखिए, जो अभिभावक होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उनका ये दायित्व होता है कि वो अपना कुछ टाइम बच्चों को भी दें। ये नहीं कि दिन भर अपने काम में ही बिजी हैं, बच्चों के साथ बैठे, उनके साथ टाइम स्पेंड करें ताकि आपको पता चल सके कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, वो दिन में कितनी पढ़ाई कर रहा है, कहीं वो गलत रास्ते पे तो नहीं है। तो ये सब क्या अभिभावक, बच्चे छोटे होते हैं, ठीक है, तो बच्चे अगर उनको ठीक तरीके से गाइडेंस न मिले, परामर्श ठीक तरीके से मिले तो वो बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो अभिभावक को क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि बच्चे की क्या गतिविधियां हैं वो जान सकें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा का पाठ्यक्रम रखा जाना चाहिए। उन्हें महान पुरुषों की जीवनी गाथाओं के माध्यम से नैतिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। देखिए, बच्चों के लिए मोरल एजुकेशन बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि बच्चे अच्छे राह पे, किसी गलत रास्ते पे ना जाएं। ठीक है, जैसे कि हमारे देश के महान पुरुष हैं, उनकी गाथाओं को बच्चों को बताना चाहिए। देखो, ये इन्होंने ऐसे ऐसे चीज़ें, इतने बड़े बड़े काम किए हैं, जैसे APJ अब्दुल कलाम हो गए, इन सारे लोगों की गाथाओं को बच्चों को बताना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि देखो इन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए हैं, ताकि बच्चा गलत रास्ते पर न जाए। ठीक है, ताकि बच्चा क्या करे, बाल अपराध न करे, अपराधी न बन पाए। ठीक है, चोरी न करे, किसी को मारे न। ये अगर आप बच्चों को अच्छे से गाइडेंस देंगे, अच्छे से बच्चों को परामर्श देंगे तो बच्चा गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा बाल अपराध को रोकने का उपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्देशन का अर्थ स्पष्ट करते हुए परिभाषित कीजिए। देखिए, निर्देशन का अर्थ क्या है, गाइडेंस किसे कहते हैं। निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समस्याग्रस्त व्यक्ति की समस्याओं के निवारण के संबंध में विवेक युक्त सलाह दी जाती है, जिसके आधार पर वांछित निर्णय लेने, निष्कर्ष निकालने में मदद होती है। देखिए, निर्देशन द्वारा क्या करते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति हो, अगर उससे किसी भी प्रकार की समस्या हो, शैक्षिक या शिक्षा के रूप में हो या फिर उसके व्यवसाय के रूप में किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो उसको क्या सलाह दिया जाता है। जैसे एक टीचर क्या करता है, अगर बच्चे कंफ्यूज है कि उसको कौन सा सब्जेक्ट चूज़, जैसे मान लीजिए एग्जांपल से समझिए, बच्चा का ड्रीम है
इंजीनियर बनना है, तो अगर बच्चा आपसे पूछेगा, आप टीचर हैं तो आपसे पूछेगा कि मैं किस रास्ते पे चलूँ, या किस चीज़ें या फिर किताबों को किस तरह से पढूँ, या कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करूँ जिससे मैं इंजीनियर बन सकूँ, तो आप क्या करेंगे, उसको क्या निर्देश देंगे कि हाँ तुम मैथ की किताबें पढ़ो, मैथ पे ज़्यादा जोर दो, फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ो, ताकि आगे तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। इन सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रख के चलोगे तो तुमको कोई भी नहीं प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपको पता है कि इंजीनियर बनने के लिए जो एग्ज़ाम वगैरह दिए जाते हैं उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का रोल होता है। तो आप इस प्रकार बच्चे को निर्देश दे सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति हो, उसको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उसको निर्देश दिया जाता है ताकि वो अपने समस्या का उसका समाधान हो सके। ठीक है, निर्देशन द्वारा बालक की ऐसी योग्यता विकसित करना है जिससे वह अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करे। कुछ विद्वान इसे सेवा मानते हैं। उनके अनुसार निर्देशन एक विशिष्ट प्रकार की सेवा है। ठीक है, जैसे कोई भी किसी व्यक्ति को निर्देशन देता है, अच्छी चीज़ें सिखाता है, गाइड करता है कि ताकि वो अपना विकास अच्छे से कर सके, तो ये क्या है, एक प्रकार की सेवा है। ठीक है, स्किनर के अनुसार देखिए, निर्देशन युवक को सहायता देने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह स्वयं के साथ, दूसरों के साथ और परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सीखता है। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया, 2016 में पूछा गया था कि यह कथन किसका है, तो इसका वहाँ पे उसका राइट ऑप्शन क्या था, निर्देशन। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समावेशी शिक्षा सामान्य शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है। देखिए, जो समावेशी शिक्षा है वो सामान्य शिक्षा से किस प्रकार अलग है। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें प्रत्येक बालक को, चाहे वह विशिष्ट हो या सामान्य, बिना किसी भेदभाव के साथ एक ही विद्यालय में सभी आवश्यकताओं, तकनीकी सामग्री के साथ उनकी सीखने और सिखाने की आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाता है, जबकि सामान्य शिक्षा के अंतर्गत केवल सामान्य बालक को ही शिक्षा प्रदान की जाती है। देखिए, सामान्य शिक्षा में क्या है, उसमें सामान्य बालकों, बस केवल सामान्य बालकों को ही शिक्षा प्रदान की जाएगी, और जो समावेशी शिक्षा है उसमें सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट बालक, जो शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक है, या शारीरिक रूप से विकलांग बालक है, या प्रतिभाशाली, या फिर मंदबुद्धि बालक, चाहे जिस भी प्रकार का बच्चा हो, सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ बैठा के सामान्य बालकों के साथ पढ़ाना क्या है, हमारा समावेशी शिक्षा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निर्देशन के दो प्रमुख उद्देश्य लिखिए। निर्देशन का उद्देश्य लिखिए। ठीक है, शिक्षा के स्तर के आधार पर निर्देशन के अपने उद्देश्य हैं। निर्देशन के दो प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है हमारा, विद्यालयी क्रियाओं के प्रति छात्रों में उचित सकारात्मक दृष्टिकोण का विकसित होना। देखिए, जो छात्र हैं उनमें उचित सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होना, ये क्या है, निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, छात्रों को महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया आदि से संबंधित आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध करना। जैसे आपसे बच्चा पूछ रहा है कि उसको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए आगे लाइफ में, तो आप उसको गाइड करेंगे ना, उसको निर्देश करेंगे कि हाँ ये यूनिवर्सिटी अच्छा है, तुम यहाँ पे एडमिशन ले लोगे, तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से होगी। तो ये सब क्या है, छात्रों के लिए ये क्या है, प्रमुख निर्देशन है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट है हमारा, परामर्श का अर्थ स्पष्ट कीजिए। परामर्श का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, देखिए, परामर्श एक प्राचीन शब्द है, अतः अनेक मनोवैज्ञानिक ने भिन्न भिन्न प्रकार से परामर्श की व्याख्या की है। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार परामर्श का अर्थ पूछताछ, पारंपरिक तर्क, वितर्क या विचारों का पारंपरिक विनिमय है। देखिए, एक एग्जांपल से समझिए, जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, वो डॉक्टर को दिखाने गया, तो डॉक्टर क्या करेगा, उससे पूछताछ करेगा तुमको किस प्रकार की बीमारी है, फिर उसकी जांच करेगा, फिर उसको परामर्श देगा कि हाँ तुमको दवाई देगा, और बोलेगा कि हाँ तुमको टाइम से दवा खाना है और अपने खाना में क्या खाना है। तो ये सब क्या हो गया कि डॉक्टर उसको परामर्श दे रहा है। ठीक है, उसके रोग के अनुसार। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, परामर्श हो गया। ठीक है, परामर्श एक प्राचीन शब्द है, अतः अनेक वैज्ञानिक का भिन्न भिन्न प्रकार से परामर्श की व्याख्या की है। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार परामर्श का अर्थ पूछताछ, पारंपरिक तर्क, वितर्क, विचार का पारंपरिक विनिमय होता है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निर्देशन एवं परामर्श के प्रमुख निर्देशन और परामर्श में क्या अंतर है? दो अंतर बताइए, ठीक है, दो प्रमुख अंतर बताइए। देखिए, निर्देशन और परामर्श में अंतर, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछ ले, क्योंकि ये अंतर तो पूछता ही रहता है। निर्देशन व परामर्श में दो प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। पहला है, निर्देशन का क्षेत्र व्यापक है, परामर्श का क्षेत्र संकुचित है। देखिए, मैंने जो डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया आपको, इस प्रकार से समझिए। जैसे निर्देशन है, आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं आप सबको निर्देशन दे सकते हैं कि ताकि उनकी शिक्षा अच्छे से हो। सबको आप गाइड कर सकते हैं कि हाँ, तुम्हें ऐसे इस रास्ते पे चलना है, या फिर तुमको अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे चीज़ों को करके सीखना है। जैसे कोई ये सब्जेक्ट तुमको पढ़ना है। और जो परामर्श होता है, जैसे कोई एक व्यक्ति के लिए, जैसे कोई एक व्यक्ति बीमार है तो डॉक्टर क्या करेगा, उसी को निर्देश उसी को परामर्श देगा, सिर्फ उसी को। ये नहीं कि उसके साथ जितने लोग हैं सबको बोलेगा हाँ तुम भी ये ऐसे ऐसे फॉलो करो रूल को, नहीं ना। जो एक व्यक्ति बीमार है उसको परामर्श देगा। तो क्या है, परामर्श क्या है, संकुचित है, और निर्देशन क्या है, व्यापक है। आप टीचर हैं तो आप अपने पूरे क्लास को, सारे बच्चों को निर्देश देंगे। ऐसा नहीं है किसी एक बच्चे को आप दे रहे हैं, एक बच्चे को गाइड कर रहे हैं, ठीक है, सारे बच्चों को आपको गाइड करना है। तो निर्देशन क्या है हमारा, व्यापक है। सेकंड है हमारा, निर्देशन की आवश्यकता सामान्य सभी व्यक्तियों को होती है, परामर्श की आवश्यकता केवल उन व्यक्तियों को होती है जिन्हें विशेष शैक्षिक मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, जैसे कि निर्देशन होता है, आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं सबको आवश्यकता है, सबको आप सबको गाइड करेंगे, लेकिन परामर्श सिर्फ उन व्यक्तियों के लिए है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके क्लास में मंदबुद्धि का बालक है, ठीक है, तो आप परामर्श क्या करेंगे। अब सारे तो क्लास में सारे बच्चे तो मंदबुद्धि के नहीं होंगे, कुछ ही बच्चे होंगे, एकाकी बच्चे होंगे, तो उनके आवश्यकता के अनुसार उन्हें मनोवैज्ञानिक को दिखाएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे और उनका उपचार करेंगे, ठीक है। तो परामर्श क्या हो गया, ये संकुचित के या कुछ व्यक्तियों के लिए होता है, या फिर जिस व्यक्ति को उसकी आवश्यकता होती है उसके लिए होता है। और निर्देशन क्या होता है, सामान्यतः सभी व्यक्तियों के लिए होता है, ठीक है, निर्देशन सभी व्यक्तियों के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है हमारा, प्राय निर्देशन व्यक्तित्व अथवा सामूहिक रूप से हो सकता है। परामर्श की प्रक्रिया प्रमुख रूप से सामूहिक होती है, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ तक आ गया सभी को। नेक्स्ट है हमारा, निर्देशन शक्ति समय एवं वित्तीय रूप से मितव्ययी है। निर्देशन शक्ति समय एवं वित्तीय रूप से मितव्ययी है। परामर्श दीर्घकालीन होने के साथ साथ खर्चीली भी है, ठीक है। परामर्श जो होता है लंबे समय के साथ साथ क्या होता है, खर्चीला भी होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स लोग में शेयर कीजिएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 2018 का पेपर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।